आज हम लोग यहाँ पे आए हैं नीट यूजी की काउंसलिंग के बारे में पता लगाने के लिए कि इस काउंसलिंग के प्रोसेस कब से स्टार्ट होगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट हमारे पास होना चाहिए। हम स्कॉलरशिप भी डिस्कस करेंगे और कुछ कोटा जो सिर्फ एमपी में एलिजिबल है उसमें भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमको इस पर्टिकुलर कोटा में कैसे एडमिशन मिलेगा। चलो तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकती है। देखो अभी तक कोई ऑफिशियल डेट आया नहीं है अभी तक हमारे पास, बट अगर हम मान के चले तो ये काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है हमारे जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक में। जनरली काउंसलिंग पहले ऑल इंडिया की स्टार्ट होती है जो एमसीसी करवाता है, और हमारे एमपी की काउंसलिंग जो होती है वो करवाता है डीएमई। डीएमई से अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है, बट हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग मान सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि ये काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है हमारे जुलाई के फर्स्ट या सेकेंड वीक के अंदर काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। अगर हम आगे देखें इसके अंदर कट ऑफ की अगर हम बात करें कि कट ऑफ जो है वो क्या जा सकता है, तो ये मेरे पास लास्ट ईयर का कट ऑफ का जो डेटा है इस पर अपन को डिस्कस कर सकते हैं कि क्लोजिंग रैंक क्या गया था। ये नीट 2024 का हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस का एक डेटा है। अगर हम देखें जनरल कैटेगरी के लिए, तो जनरल कैटेगरी पे जो रैंक क्लोज हुआ था, ये रैंक क्लोज हुआ था हमारा कितने पे, 53,945 पे। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस पे जो हमारा रैंक क्लोज हुआ था वो हुआ था 62,359। इस पे हमारा ईडब्ल्यूएस का रैंक जो हुआ था क्लोज हुआ था। आपके पास रिजल्ट आ चुका है, आपका ऑल इंडिया रैंक उसके अंदर आपको दिख जाएगा लिखा हुआ। अगर हम अप्रॉक्सीमेटली बात करें तो इस बार तकरीबन 500 नंबर पे जो रैंक अभी आ रहा है किसी बच्चे का, वो रैंक आ रहा है तकरीबन 49,000 रैंक बच्चे का आ रहा है। तो आपके अगर 500 नंबर है तो ये बात आप मान के चलिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज इस बार आपको मिल सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर कट ऑफ के हिसाब से ये रैंक जाएगा। रैंक में फ्लक्चुएट नहीं होता है, नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी रैंक वाला डेटा जो है ये इतना फ्लक्चुएट नहीं होगा। ओबीसी हम देखें तो देखो ओबीसी पे जो रैंक क्लोज हुआ था गवर्नमेंट का वो हुआ था 54,294 पे। लगभग अगर आपका रैंक 54,000 में आ रहा है तो आपको कॉलेज आपको मिल जाएगा इस साल। एससी का अगर हम रैंक देखें तो एससी का कट ऑफ गया था कितना पे, 1,94,000 पे गवर्नमेंट कॉलेज क्लोज हुआ था यहाँ पे। हम एसटी की कट ऑफ की बात करें तो 4,27,000 पे एसटी का जो कॉलेज है ये गवर्नमेंट कॉलेज क्लोज हुआ था हमारे यहाँ पे। अब हमारे ये सिर्फ एमपी में एक कोटा चलता है, ये है हमारा जीएस कोटा। ये जीएस कोटा का अलॉटमेंट है लास्ट ईयर। जनरल कैटेगरी से अगर आपका जीएस कोटा है तो वो 1,61,000 पे क्लोज हुआ था। ईडब्ल्यूएस में 3,21,000 पे क्लोज हुआ था। ओबीसी में 1,69,000। एससी में जो हुआ था वो 2,45,000 और एसटी में जो क्लोज हुआ था वो हुआ था लगभग 3,91,000 जीएस कोटा है। अब जीएस कोटा क्या होता है ये देख लेते हैं। जीएस कोटा जो है ये है गवर्नमेंट स्कूल कोटा, ये सिर्फ एमपी में है। इस कोटा में कितनी सीटें हैं, तो टोटल एमबीबीएस सीटों का हम देखें तो 5% सीटें जो होती है वो रिजर्व होती है किसके लिए, जीएस कोटा के लिए। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि आपको ये कोटा कब मिल सकता है, तो उसका एलिजिबिलिटी ये है कि आपका 6th क्लास से लेके 12th क्लास जो होगा आपका, ये 6 साल जो आपका होना चाहिए, ये होना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल से। अगर आप 6ठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक आप एक सरकारी स्कूल में पढ़े हैं तो आप इस पर्टिकुलर कोटा के लिए एलिजिबल हैं। इसका किस प्रकार से सर्टिफिकेट बनेगा जीएस कोटा का, तो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। आपकी सारी मार्कशीट है आपको, आपके जिस आप पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप रतलाम में रहते हैं तो रतलाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस जो आपको मिलेगा डीओ ऑफिस, वहाँ पे आपको ये सारी मार्कशीटें लेके जानी है। वो लोग आपकी सारी मार्कशीट एक बार क्रॉस वेरीफाई करेंगे, फिर एक प्रोफार्मा आएगा जो डीएमई खुद ही आपको लॉन्च करेगा। उस प्रोफार्मा को आपको डाउनलोड करके वहाँ पे सबमिट करना है एंड बाद में वो आपको उसको साइन करके दे देंगे, तो आपका जीएस कोटा से आपका एलिजिबिलिटी स्टार्ट हो जाएगा। जब भी डीएमई हमको काउंसलिंग स्टार्ट करता है तो रजिस्ट्रेशन के दौरान आपसे पूछा जाता है कि आर यू एलिजिबल फॉर जीएस कोटा। अगर आपके पास आप अगर 6ठी से लेकर 12वीं तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हो तो आप जीएस कोटा के लिए आप एलिजिबल हो। और जीएस कोटा का ये कट ऑफ हम लोगों ने देख लिया, ये कट ऑफ इसके अंदर कहीं ना कहीं जाता है। प्रोसेस मैंने आपको बता दी है, आपको आपके डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में जाके अपनी मार्कशीट वहाँ पे एक बार आपको दिखानी pड़ेगी, उसके बाद जाके आपको वो लोग वेरीफाई कर देंगे और आप जीएस कोटा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कट ऑफ। कौन से डॉक्यूमेंट जो हमारे को चाहिए रजिस्ट्रेशन के दौरान, तो वो उसका लिस्ट हम लोगों ने तैयार किया है। देखिए एक बार आप यहाँ पे
ये है वो सारे डॉक्यूमेंट 2025 में जो आपके पास होना चाहिए। सबसे पहला आपका एडमिट कार्ड, अभी तक लिंक ओपन है, अगर आपके पास एडमिट कार्ड घूम गया है तो आप वापस से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको। आपका नीट स्कोर कार्ड, जो रिजल्ट आया था, जो रिजल्ट आपके पास वो होना चाहिए। क्लास 10th 12th की मार्कशीट में, इसमें एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, इसमें आपको 11th की मार्कशीट भी चाहिए आपको। ठीक है, 10th और 12th की मार्कशीट नहीं, आपको यहाँ पे 11th का मार्कशीट भी चाहिए। और एक मैं आपको बता देता हूँ प्रोसेस कि आपका 11th और आपका 12th, इन दोनों में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए PCB और एक इंग्लिश, है ना, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो ये आपके पास 11th का मार्कशीट चाहिए। इनकेस आपका 10th का मार्कशीट नहीं है या फिर किसी प्रकार से उसमें किसी प्रकार से डेट ऑफ बर्थ में कोई इशू आ रहा है, तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। आपके पास एक वैलिड फोटो आईडी होना चाहिए, भले वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड भले ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आप यूज़ कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, ये जनरली OBC SC ST, इनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि हमने देखा कट ऑफ जो है कैटेगरी वाइज हमारे पास हमने देख रखा है, ये हमारे पास कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आपको कॉलेज मिले तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी है। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़, कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए स्थायी, डिजिटल। कभी कभी क्या होता है, स्कूलों में कुछ सर्टिफिकेट जो होते हैं वो वहीं से जारी कर दिए जाते हैं, वो अस्थायी होते हैं। आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होगा वो, अगर वो अस्थायी है तो आप उसको जाके अभी स्थायी करवा लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको स्थायी सर्टिफिकेट लगेगा। इनकेस अगर कोई स्टूडेंट हैंडीकैप कोटे में आता है, डिसेबिलिटी में, तो उसको डिसेबिलिटी का जो है सर्टिफिकेट वो शो करना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये इसको हिंदी में हम कहते हैं मूल निवासी है, आपका मूल निवासी होना चाहिए। क्योंकि अगर आप MP की काउंसलिंग में बैठ रहे हो तो MP की काउंसलिंग में आपके पास जो सीटें हैं वो है 85% सीटें जो होती है वो हमारे MP के स्टूडेंट्स के लिए होती है, वो 15% सीटें होती है ऑल इंडिया के लिए, ऑल इंडिया कोटा के लिए जो 15% सीटें होती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको इस 85% सीटों का लाभ मिले तो ये सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो हो सके तो वही फोटो अपना आप लेके आइएगा जो आपका एडमिट कार्ड में लगा हुआ है। और अगर आपको एक बार अलॉटमेंट हो गया तो ये उसके अलॉटमेंट के बाद में है, रजिस्ट्रेशन के बाद MP का स्टेट रैंक का लिस्ट आएगा, उसके बाद चॉइस फिलिंग होगा। चॉइस फिलिंग में आपको अपने कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग करनी है। एक वीडियो हम चॉइस फिलिंग का भी लेके आएंगे कि आपको कौन से कॉलेजेस पहले आपको चूज़ करना चाहिए प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, एक हम लोग बनाएंगे एक चॉइस फिलिंग का। सीट अलॉटमेंट, देखिए बच्चों, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बेस्ड ऑन नीट रैंक आपका प्रेफरेंस, रिजर्वेशन कैटेगरी एंड सीट अवेलेबिलिटी, आपको सीट अलॉटमेंट मिलेगा। सीट अलॉटमेंट सबसे पहला जो होगा राउंड फर्स्ट होगा। राउंड फर्स्ट के बाद अगर कुछ सीटें खाली जाती है या कुछ बच्चे उनको आगे अपग्रेड करवा देते हैं तो उनके लिए सेकंड राउंड। आखिरी में वैकेंट सीटें के लिए होता है मॉप अप राउंड, और सबसे आखिरी में होता है स्टे वैकेंसी राउंड, ये जनरली ऑल इंडिया कोटा में देखने को मिलेगा आपको। अब सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे, ये आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, आपने अगर रजिस्ट्रेशन करवाया और राउंड 1 में आपका नाम नहीं आया तो आप राउंड 2 के लिए बैठेंगे कि आपको जब कॉलेज मिल जाए। अगर राउंड 1 में आपको कॉलेज मिल गया, इन केस आपको राउंड 1 में कॉलेज मिल गया, बट आप चाहते हो कि आप इसको अपग्रेड करवाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको इससे अच्छा कॉलेज मिल सकता है लास्ट ईयर के कट ऑफ की रैंक के हिसाब से, तो आपको पहले इस कॉलेज में जाके एडमिशन लेना पड़ेगा। आपका यहाँ पे एडमिशन डन होगा और एडमिशन होने के बाद आपसे वहाँ पूछा जाएगा कि आप अपग्रेड करवाना चाहते हो, फिर आप अपग्रेड करवाने के लिए वहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये वहीं पे होगा कॉलेज में, वहाँ पे आप अपग्रेड के लिए अप्लाई करेंगे एंड देन उसके बाद सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आएगा। और फिर आपको सेकंड राउंड के अलॉटमेंट में अगर आपको अपग्रेड सीट आपकी हो गई तो आपको नया कॉलेज मिल जाएगा। इनकेस अगर आपका अलॉटमेंट सेकंड राउंड में आपका नाम नहीं आता है तो आपका एडमिशन उस कॉलेज में हो चुका है, आपको वहीं से MBBS करना पड़ेगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे दूं कि आप सबसे पहले इस चीज़ का पता लगा लीजिएगा कि आप किसी प्रकार की स्कॉलरशिप स्कीम में आते हैं या नहीं आते। अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, तो ये बात निश्चित है कि आप किसी भी स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं।
अगर आप स्कॉलरशिप स्कीम में नहीं आते तो आप प्राइवेट कॉलेज का जो फीस है, मान लीजिए 1 करोड़ फीस है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जब आप चॉइस फिलिंग करो और आपको पता है कि आप प्राइवेट कॉलेज नहीं ले सकते, तो आप चॉइस फिलिंग में गलती से प्राइवेट कॉलेज मत डालिएगा। क्योंकि अगर आपने प्राइवेट कॉलेज डाल दिया और आपने मान के चलिए कि आपको रैंक के हिसाब से प्राइवेट कॉलेज मिल गया, बाकी आपको स्कॉलरशिप तो मिल नहीं रहा है, तो आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेके आना पड़ेगा, तभी जाके आप राउंड सेकंड में बैठ सकते हो। बट अगर आप राउंड फर्स्ट में सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज डालोगे और आपको अगर कॉलेज नहीं मिला तो आप राउंड सेकंड के अंदर बैठ सकते हो। बट अगर आपने राउंड 1 में प्राइवेट कॉलेज डाला और आपको मिल गया तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा उस कॉलेज के अंदर, और आप किसी स्कॉलरशिप स्कीम में आते नहीं हो तो आपको पूरा फीस पे करना पड़ेगा, और आप राउंड सेकंड में बैठ भी नहीं पाओगे अगर आपने राउंड फर्स्ट के अंदर कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा, अगर आपको किसी प्रकार की स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, तो आप राउंड फर्स्ट में प्राइवेट कॉलेज मत डालिएगा अपनी चॉइस फिलिंग में, क्योंकि अगर इनकेस वो आपको अलॉट हो गया है ना तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अब ये है स्कॉलरशिप। हमारे एमपी में कौन कौन से स्कॉलरशिप जो हाल फिलहाल में जो है जो हम उसका लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास, ये है स्कॉलरशिप मेधावी विद्यार्थी योजना। इस स्कॉलरशिप के तहत पूरी फीस जो होती है वो माफ़ हो जाती है। जो भी किसी प्राइवेट कॉलेज का फीस मान चलिए अगर 15 लाख या 17 लाख फीस है तो पूरा फीस आपका माफ़ हो जाएगा सारे साल के लिए। इसका जो एलिजिबिलिटी है कि इसके लिए आपके 12th में 70% अबव होना चाहिए, और इनकम जो है फैमिली इनकम वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो यह स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा। ये गवर्नमेंट ये आपके जनरल के लिए भी है, जनरल, ओबीसी, एससी, ठीक है, ये सारी कैटेगरी में ये एप्लीकेबल है स्कॉलरशिप। तो अगर आपके 12th में 70% है एमपी बोर्ड में, ठीक है, एमपी बोर्ड की बात कर रहे हैं हम, एमपी बीएससी। अगर आपका सीबीएसई बोर्ड है तो इसका एलिजिबिलिटी अलग है। सीबीएसई बोर्ड के लिए जो क्राइटेरिया है वो कितना है, 85% का है। अगर आपके सीबीएसई बोर्ड में 85% है या 12th बोर्ड में 70% है तो आप मेधावी विद्यार्थी योजना स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। आप इसके तहत प्राइवेट कॉलेज ले सकते हैं, और प्राइवेट कॉलेज में आपको फीस नहीं भरना पड़ेगा क्योंकि इसमें पूरी फीस माफ है। सेकेंड आता है हमारे पास जन कल्याण योजना। जन कल्याण के अंदर भी पूरा फीस माफ होता है। इसके लिए एक डॉक्यूमेंट आपको जो रिक्वायरमेंट होगा वो रहता है श्रम कार्ड। ये जो है ऐसे परिवार जो आर्थिक रूप से गरीब कमजोर वर्ग के जो लोग हैं वहाँ पे ये श्रम कार्ड आपको मिल जाएगा। आपने ये श्रम कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। और आखिरी में आता है पोस्ट मैट्रिक। ये जनरली ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए स्कॉलरशिप है। बाकी इसमें जो फीस है वो पूरी नहीं आती है। ओबीसी में ये 85% फीस जो होता है आपका वो स्कॉलरशिप के रूप में आएगा। एससी एसटी में पूरा आता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने कोई कॉलेज लिया, उसका फीस 10 लाख है 1 साल का, तो आपका स्कॉलरशिप का जो अमाउंट रहेगा वो रहेगा 8.5 लाख, बाकी 1.5 लाख आपको भरना पड़ेगा। बाकी एससी एसटी में 100% स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। तो ये सारी स्कॉलरशिप है जो हमारे एमपी में अभी हमको हाल फिलहाल में मिल रही है। रूल्स एंड गाइडलाइन फॉर नीट यूजी काउंसलिंग, एक बार हम ये डिस्कस कर लेते हैं। अ कैंडिडेट कैन पार्टिसिपेट इन बोथ ऑल इंडिया एंड स्टेट काउंसलिंग। जनरली पहले ऑल इंडिया स्टार्ट हो जाता है काउंसलिंग, आप दोनों में आप कहीं ना कहीं आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बीच में अगर आप देखोगे तो बीच में ये क्लैश नहीं होगा। ऑल इंडिया काउंसलिंग होने के बाद ही एमपी का स्टार्ट होता है, तो आप दोनों के अंदर बैठ सकते हो। अगर आपको लग रहा है आपका काफ़ी अच्छा रैंक है तो आप ऑल इंडिया के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आप ऑल इंडिया से किसी दूसरे स्टेट में पार्टिसिपेट करेंगे तो वहाँ पे 15% सीट रहती है अदर स्टेट वालों के लिए। बाकी एम्स में 100% सीट ओपन होती है, किसके लिए, ऑल इंडिया के लिए। तो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप राजस्थान में कोई कॉलेज लेना चाहते हो तो वहाँ पे 15% सीटें ही है आपके लिए। और फॉर एग्जांपल हमारे एमपी में कोई व्यक्ति, अगर राजस्थान का व्यक्ति सीट लेना चाहता है तो उसके लिए कितनी सीटें हैं, 15%। बाकी 85% सीटें जो होती है वो स्टेट के स्टूडेंटों के लिए होती है। चॉइस लॉकिंग इज मैंडेटरी टू बी कंसिडर्ड फॉर द अलॉटमेंट। आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आपका एक लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट एमपी का, उसमें आपको आपका एमपी का मेरिट रैंक आपको मिल जाएगा। उसके बाद होगा आपका चॉइस फिलिंग। आपको चॉइस फिलिंग के अंदर कॉलेज को फिल करना पड़ेगा, तभी जाके आपका अलॉटमेंट आपका होगा। और ये आपको बहुत ध्यान रख के करना है। मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे कि अगर आपको किसी प्रकार की स्कॉलरशिप नहीं मिलती है और अगर आपने प्राइवेट कॉलेज के अंदर
चॉइस फिलिंग कर दिया और अगर वो आपको अलॉट हो गया है तो आप सेकंड राउंड के अंदर नहीं बैठ सकते, ना ही आप मॉपअप राउंड के अंदर बैठ सकते हैं। अगर आपको कोई सीट अलॉट हुआ है राउंड 1 के अंदर, इट कैन बी अपग्रेडेड इन राउंड सेकंड, आप इसको अपग्रेड कर सकते हो, बट आपको कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, तब जाके आपका अपग्रेड हो पाएगा, क्योंकि अपग्रेडेशन एडमिशन के बाद होता है। इफ सीट इज एक्सेप्टेड इन राउंड 2, अगर मान लीजिए आपने राउंड 2 में आपका सीट एक्सेप्ट हो गया, आपको कोई पर्टिकुलर कॉलेज मिल चुका है, तो द कैंडिडेट मस्ट ज्वाइन दैट कॉलेज। तो आपको वो पर्टिकुलर कॉलेज ज्वाइन भरना, क्योंकि एडमिशन के दौरान ही बॉन्ड भर दिए जाते हैं, तो आपको वहाँ से कंटिन्यू करना पड़ेगा। कैंडिडेट नॉट allotted a seat in round first and round second, it can participate in mop-up round। मैंने आपको बताया अगर आपको सीट अलॉट नहीं होता है तो आप राउंड सेकंड के अंदर बैठ सकते हो, आप मॉपअप के अंदर बैठ सकते हो। बट अगर आपको सीट अलॉट हो गया फॉर एग्जांपल और आपने एडमिशन नहीं लिया, तो ना तो आप राउंड सेकंड में बैठ पाएंगे और ना ही आप मॉपअप के अंदर जा पाएंगे, क्योंकि आपको सीट अलॉट हो गया था, आपने एडमिशन नहीं लिया है, तो आप एलिजिबल ही नहीं है राउंड सेकंड में जाने के लिए। Refundable security deposit is forfeited if the seat is not joined after। जनरली जो सेकंड राउंड होता है, अगर हम इसमें प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई करते हैं तो कि एक अमाउंट होता है तकरीबन 1 लाख रुपए, वो आपको सबमिट करना पड़ता है और वो रिफंडेबल है। अप्रॉक्सीमेट 5 to 6 मंथ के अंदर वो अमाउंट रहेगा, वो आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगा। MCC will conduct a stray vacancy round for remaining seats in deemed university। deemed university में जो आपका नॉन रिफंडेबल फीस होता है वो 20,000 होता है, और उसमें आपको अगर बैठना है तो आप वहाँ पे जा सकते हो। बाकी उनका फीस स्ट्रक्चर जो है वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, तो आप एक बार ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि क्या स्ट्रक्चर चल रहा है। GS कोटा अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया GS कोटा के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए वो होना चाहिए फ्रॉम 6th to 12th। आपका स्कूलिंग होना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल में। उसके बाद आपको जो भी आपका DEO ऑफिस है आपके डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे जाके आपको ये अपनी मार्कशीट सबमिट करनी है, एंड देन वो वेरिफिकेशन के बाद आपको एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। सर्टिफिकेट का जो प्रो फार्मा है वो DME अपलोड करेगा। तो जैसे ही काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, DME एक प्रोफार्मा अपलोड कर देगा, आप उसको लेके वहाँ पर जाके सबमिट करेंगे। अगर आप एलिजिबल है तो आपको GS कोटे का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ओनली इन MP बस। अब बहुत से बच्चों को डाउट रहता है कि ये गैप सर्टिफिकेट क्या है। जैसे कुछ बच्चों ने अगर 12th के बाद, और कुछ बच्चों ने 12th के बाद ड्रॉप दिया है, भले वो 1 साल का ड्रॉप हो या 2 साल का ड्रॉप हो, तो उन लोगों को एक सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है, वो होता है गैप सर्टिफिकेट। ये जनरली आपको कोर्ट में बन जाएगा सर्टिफिकेट आपका। ये आप कोर्ट जाएंगे तो वहां पे आप अगर गैप सर्टिफिकेट के लिए बोलेंगे तो ये आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। इसके लिए भी प्रोफार्मा DME अपलोड करता है। इसके लिए जो प्रोफार्मा DME अपलोड करेगा, जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा DME अपना प्रोफार्मा अपलोड करेगा, उसके बाद आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा के आप उसको अपना गैप सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। बाकी ये उन्हीं बच्चों के लिए है जिन लोगों ने 12th के बाद ड्रॉप दिया है, किसी का 1 साल का या 2 साल का ड्रॉप है, तो वो आप जाके बनवा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें अभी आपके पास क्या होना चाहिए, जो भी हम लोगों ने डॉक्यूमेंट मेंशन करे हैं, 10वीं 11वीं 12वीं की मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट अगर लगता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, आप इन सारे डॉक्यूमेंट का आप एटलीस्ट 5 सेट बनवा लीजिए और तकरीबन आप 50 to 60 जो आपके फोटोग्राफ है, जो आपने पासपोर्ट साइज फोटो है, वो आप आपके पास अभी कैरी कर लीजिए। आप एक फाइल तैयार कर लीजिए, क्योंकि कभी भी मतलब अब जुलाई आ चुका है ऑलमोस्ट, कभी भी एक बार प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है। एक बार जो भी आप सेट बनाए, आप उसमें एक चीज़ चेक कर लीजिए, आपका जो नाम है, फादर्स नेम है, एक बार इनको क्रॉस चेक कर लीजिए। अगर किसी डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की गलती है तो अभी आपके पास समय, आप उसको अभी आप सही करवा सकते हैं। अभी आपके पास समय, आप उसको सही करवा सकते हैं। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर आपने स्कूल डमी किया है, 10th 11th 12th इन मार्क्स, इन सारे मार्कशीट को एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। एक बार चेक कर लेना कभी 11th की मार्कशीट पर प्रिंसिपल का साइन है या नहीं है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें जो अभी से आप कर सकते हैं। आप इनका एक 5 सेट बना के रखिए और
आप काउंसलिंग के अंदर बैठिए, और अगर आपको काउंसलिंग से संबंधित कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपको कोई डाउट आता है, तो आप हमको कॉल कर सकते हैं। हम आपको जो भी आपको डाउट, जो भी आपका क्वेरी है, वो हम आपको सॉल्व कर देंगे। ठीक है।